नमस्कार साथियों। श्रीमती मालती जोशी की कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज उनकी मन को छू लेने वाली एक कथा, क्षमा। कहानी आपको कैसी लगी, इसका प्रस्तुतिकरण आपको कितना पसंद आया, कहानी सुनने के बाद ही अवश्य बताइएगा। तो प्रस्तुत है कहानी क्षमा। वंदना आ गई है, चाय देते भाभी ने बतलाया। मैं पहले वाली सीमा होती तो कप वैसे का वैसा ही छोड़कर सामने वाले घर की ओर भाग लेती, लेकिन बीते हुए दिन अपने साथ मेरी बहुत सी अच्छी बुरी आदतें लेते गए थे। यह भी उनमें से एक थी। मैं इत्मीनान से चाय नाश्ता करती रही और दीदी के गोल मटोल बच्चों का बखान सुनती रही। पहले किसी उत्सुकता भी नहीं थी मन में कि उन्हें एक बार देखाऊं। वंदना जी के बड़े वाले पप्पू को तो मैं दिन भर चिपकाए घूमती रहती थी। अब पता नहीं मन कैसा पत्थर हो गया है। चाय पीकर मैं उठी तो सीधे बाथरूम की राह ली। ठंडे पानी के छींटे दे देकर देर तक चेहरे की मुर्दनी दूर भगाती रही। जब कुछ ताजगी का अनुभव हुआ तो मैंने बाहर कंघी की, हल्का सा मेकअप किया और दिन भर की खुजली हुई साड़ी बदल डाली। पैरों में चप्पल डाल रही थी कि माँ ने पूछ लिया, वंदना के यहाँ जा रही है? मैंने जवाब नहीं दिया। दिन भर स्कूल में मगजमारी करने के बाद घर वालों से उलझने की सामर्थ्य नहीं रहती मुझ में। माँ दोबारा कुछ पूछे इसके पहले ही मैं बाहर निकल गई। इतनी तेज रफ्तार से मैंने गली पार की कि सड़क पर पहुंचने तक हाँफने लगी थी मैं। डर माँ का नहीं था, दीदी का था। वे अगर देख लेती तो हाथ पकड़कर रोक ही लेती। उनसे जान छुड़ाना मुश्किल था। उनके स्नेह का अधिकार ही ऐसा था। एक बार पकड़ लेंगी तो फिर बिठा ही लेंगी, ढेर सारी इधर उधर की बातें करेंगी और बस घूम फिर कर उसी विषय पर आ जाएंगी। दीदी ही क्यों, आजकल किसी भी परिचित के सामने पड़ते मुझे डर लगता है। शादी ब्याह में तो मैंने जाना ही छोड़ दिया है। थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें होती रहेंगी और फिर शुभचिंतक के अंदाज में वही एक प्रश्न पूछ लेंगे, तेरी बात कहीं पक्की हुई कि नहीं? इतना गुस्सा आता है तब। खूब जानते हैं ये लोग कि यह प्रश्न पुराने घावों को हरा कर देता है, लेकिन वे तो पूछ कर ही मानेंगे। लेकिन दीदी तो समझदार हैं, उन्हें तो सारा इतिहास मालूम है, फिर वे क्यों उठाती हैं यह बात? शायद उनका स्नेह ही उनसे यह सब कहलवाता हो, पर मैं तो तिलमिला जाती हूँ। इच्छा होती है चीख कर कह दूँ, आपकी अपनी शादी तो हो गई है ना, फिर अपना घर बाहर संभालिए, बच्चे पालिए और चुप रहिए। दूसरों की चिंता आप क्यों करती हैं? क्यों मेरी दुखती रग छूती हैं बार बार? दीदी शायद सचमुच शुभ चिंतक है मेरी। कई बार अच्छे रिश्ते भी लाई हैं मेरे लिए, लेकिन मेरा भाग्य हर बार उनके प्रयासों को मिट्टी कर देता है। पिछली बार भी दीदी ने पत्र में लिखा था, सीमा तेरे लिए एक बहुत अच्छी बात मन में आई है, लेकिन पत्र में लिखने का साहस नहीं हो रहा। पता नहीं तू क्या सोच बैठे। अगली बार आऊंगी तब बतलाऊंगी। मन में उत्सुकता भी डर भी था कि दीदी पता नहीं क्या कहने वाली हैं। मैं अपने विचारों से जूझती हुई फूल बाग तक चली गई। घूम घाम कर लौटी तो शाम हो चली थी। अम्मा दरवाजे में ही बैठी मिली। कहाँ चली गई थी तू? वंदना कब से बैठी थी? अभी अभी तो उठकर गई है। लाइब्रेरी तक चली गई थी, मैंने सूखा सा जवाब दिया। वंदना आई है? कब? भैया ने पूछा। वे शायद अभी अभी बैंक से लौटे थे और जूते खोल रहे थे। आज दोपहर ही तो आई हैं पंजाब मेल से, भाभी ने चाय लगाते हुए कहा। अभी यहाँ भी होकर गई हैं। पता है क्या कह रही थी? भाभी ने कुछ कहना चाहा पर माँ की ओर देखकर चुप रह गई। दरअसल माँ का पुराना सिद्धांत है, दफ्तर से लौटे हुए व्यक्ति को तुरंत ही सब कुछ मत बताओ। एक आध कप चाय उसके पेट में जाने दो। गर्मा गर्म जो कुछ बन सके वह सामने रखो, फिर उसके मूड का अंदाज लेते हुए ही मुंह खोलो। माँ की ट्रेनिंग में रहते रहते इतने साल हो गए हैं, भाभी भी इशारे को तुरंत समझ जाती हैं। मुझे उत्सुकता बनी रही, लेकिन उस दिन फिर कोई बात ही नहीं हो पाई। दूसरे दिन इतवार था और मेरे पास व्यस्तता का कोई बहाना ही नहीं था। मजबूर होकर मुझे दीदी के पास जाना ही पड़ा। ऊपर जाते हुए सोचा, बचपन में कितनी कितनी बार इन सीढ़ियों से चढ़ी उतरी हूँ, कितनी बार माँ की डांट खाई है इसके लिए, लेकिन अब जैसे पावों में पत्थर बंधे हुए थे। आइए जनाब, आप तो ऐसी बिजी हो गई हैं कि कल से शक्ल ही नहीं दिखाई दी, दीदी ने स्वागत किया। उनके उलाहनों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और टुकुर टुकुर ताकती दोनों लड़कियों को गोद में उठा लिया।
साल भर में वे दोनों खूब बड़ी सी हो गई थीं और शायद मुझे भूल भी गई थीं। और सुनाओ, क्या हाल है? दीदी ने पूछा और हमारी बातचीत शुरू हो गई, पर उसमें पहले की सी रवानी नहीं थी। जैसे चुन चुनकर हम लोग बातें उठा रहे थे। पहले तो हम लोग घंटों बातें करते थे और बातें समाप्त नहीं होती थीं। वे मुझसे 4-5 साल बड़ी थीं, लेकिन पास पड़ोस में और कोई न होने के कारण हम लोगों में खूब घुटती थी। उनकी शादी में मैं इतना रोई थी कि देखने वालों को ताज्जुब आ गया था। माँ ने तो कहा था, तेरे कोई देवर नहीं है बंधु, इसे भी अपने घर में बुला ले। सब लोग हंस दिए थे। हंसने की बात ही थी। इतनी कट्टर ब्राह्मणी है माँ, भला कायस्थों के यहाँ मुझे ब्याहती? बोलने का काम दीदी ही कर रही थी। मैं तो श्रोता की भूमिका निभा रही थी। कहने के लिए उनके पास सैकड़ों बातें थीं, घर की, बच्चों की, बच्चों के पिता की। मेरे पास क्या था? इस बार सीमा, मैं तेरे लिए लश्कर आई हूँ, नहीं तो इस गर्मी में मुझे कोई भेज भी नहीं रहा था। दिल्ली कोई हिल स्टेशन तो नहीं है, मैंने ताव खाकर कहा। उनके स्वर में जो एक दर्प होता है वह मुझसे सहा नहीं जाता। दिल्ली तो हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन मसूरी तो है, और हमारा मसूरी जाने का प्रोग्राम था। होटल में कमरा तक बुक करवा लिया था, लेकिन तेरी वजह से मैं यहाँ दौड़ी आई हूँ। तेरा जिया जी तो इतना नाराज़ हो रहे थे। मुझ पर ये मेहरबानी किस लिए? मैंने कसैले स्वर में पूछा। क्या चाची ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? माँ ने? नहीं तो। दीदी कुछ क्षण चुप रहीं, शायद शब्द जुटा रही थीं। वे इतनी देर से बातें कर रही थीं, तब भी मेरे मन में यही था कि वे बस भूमिका बांध रही हैं किसी खास बात को कहने के लिए, और वह बात अब कहने ही जा रही हैं। सीमा, मैं अविनाश का संदेश लेकर आई हूँ। दीदी की यह बात इतनी अप्रत्याशित थी कि एक बारगी में चौंक पड़ी। दीदी कुछ और बात कीजिए, मैंने सख्ती से कहा। नहीं सीमा, तुझे ये बात सुननी ही पड़ेगी। एक बार सुन ले, फिर जो तेरा जी चाहे वही करना, उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। पत्थर की मूर्ति सी मैं वहाँ बैठी रही। जितनी देर वह बोलती रही, मैंने एक बार भी सिर नहीं उठाया और नीचे उतरी तो इस निश्चय के साथ कि दोबारा इस घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। अपमान की आग में मेरा पूरा शरीर जल रहा था। अविनाश का संदेश लाई हैं? कितने तिरस्कार से यह नाम लिया मैंने, पर आंखों के सामने वही हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम गया। आंखों का भी क्या दोष था? जैसी छवि मन में बसी हुई थी वही तो दिखेगी। उन दिनों 8 पहर इसी मूर्ति के ध्यान में मैं खोई सी रहती थी। घर बाहर इस बात को लेकर कोई छेड़ता भी था तो मन में गुदगुदी सी होती थी। जमीन पर पांव नहीं पड़ते थे मेरे। सारा संसार ही किसी रंगीन सपने सा लग उठा था, और नियति ने कितनी निर्ममता से मुझे धरती पर ला खड़ा किया था। शादी के बस 15-20 दिन रह गए थे। घर में अजीब गहमा गहमी थी। मामा जी मामी जी को छोड़ने के लिए आए हुए थे। रविवार का दिन होने से मुरार से फूफा जी भी आ गए थे। भैया को सलाह मशविरा देने वे अक्सर आ जाया करते थे। सब लोग बाहर वाले कमरे में बैठकर गपशप कर ही रहे थे कि एक टैक्सी दरवाजे के सामने आकर रुकी। मैंने जो मेहमानों पर नजर डाली तो सीधे अंदर की राह ली। अविनाश की दीदी और जीजा जी थे, साथ में और एक महिला थी। घर में जैसे भगदड़ सी मच गई। माननीय अतिथियों के स्वागत सत्कार का आयोजन होने लगा। तभी दीदी ने धीरे से बात उठाई। हमें पता चला है कि लड़की की पीठ पर सफ़ेद सा दाग है। हमारे साथ ये लेडी डॉक्टर आई हैं। ये सब देख लें तो हमें तसल्ली हो जाएगी। बात सुनते ही हम लोगों को तो सांप सूंघ गया। दाग तो सचमुच मेरी पीठ पर है। 6-7 वर्ष की थी तब दिवाली में पटाखे से जल गई थी। पर क्या ये लोग आश्वस्त हो पाएंगे? उन्हें विश्वास हो सकेगा? सच तो यह है कि इतना सोच विचार किसी ने किया भी नहीं। मामा जी तो बात सुनते ही उबल पड़े और बाही तबाही बकने लगे। फूफा जी ने गंभीर लेकिन स्पष्ट शब्दों में उन्हें समझा दिया कि कन्या पक्ष होने का यह मतलब नहीं है कि अपमानित करने पर उतर आए। भैया मिठाई लेने बाजार दौड़ गए थे। लौट कर आए तो इस हंगामे को देखकर वे भी बौखला गए थे। माँ बेचारी बीच बचाव करती रही, लेकिन बात बिगड़ती ही चली गई। सपनों का रंग महल क्षण भर में धराशायी हो गया। और अब फिर उनका प्रस्ताव आया है, क्योंकि साल भर पहले उनकी पत्नी 3 साल की बेटी को छोड़कर स्वर्ग से धार गई हैं, और वंदना दी इसी रिश्ते की पैरवी कर रही हैं, क्योंकि वे उनके नए पड़ोसी हैं।
रात पिंटू और निम्मी के सो जाने पर माँ ने भैया के सामने यह बात उठाई। बुरा सा मुंह बनाए भैया सब कुछ सुनते चले गए, बोले कुछ नहीं। लड़के का कुछ दोष नहीं रहे, माँ ने जैसे बात पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा। वंदना बतला रही थी कि वह तो तब तक छुट्टी लेकर घर पहुंचा ही नहीं था। सारा किस्सा तो उसे घर जाकर मालूम हुआ। तो बाद में ही उसने क्या कर लिया? 2 लाइन की चिट्ठी तक तो लिखी नहीं गई उससे, भैया ने रुखाई से कहा। वह चिट्ठी क्यों लिखने लगा? माफ़ी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए थी। उस दिन क्या क्या नहीं कह डाला तेरे मामा ने। ये बुढ़िया रोकती रह गई, पर वे दोनों तो जैसे दंड पेल कर अखाड़े में उतर आए थे। लड़की वालों को इतने तेवर शोभा देते हैं कहीं? भैया कुछ नहीं बोले। शायद उन्हें भी सारा किस्सा याद आ गया था। अच्छा खासा नाटक ही हो गया था उस दिन। बाद में सबने कहा, इतने हंगामे की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर देख लेती, चुपचाप चली जाती। ना होती शादी, पर गली मोहल्ले में जात बिरादरी में बात तो ना फैलती। और सचमुच बात ऐसी फैली कि आज तक कहीं रिश्ता तय नहीं हो पाया है। कौन जानबूझकर आग में हाथ देता है? इन 5 सालों में भैया सूख कर आधे रह गए हैं। कितनी दौड़ धूप कर रहे हैं कि माँ के रहते मुझे ठिकाने लगा दें, पर कहाँ कुछ हो पाता है। समय काटने के लिए मैंने छोटी मोटी नौकरी कर ली है, तो पास पड़ोस वाले ताने देते हैं कि बहन की कमाई का लालच है, तभी तो रिश्ता तय नहीं हो पाता कहीं। भैया भाभी की असहायता ऐसे समय में आंखों में आंसू ला देती है। और अब अविनाश की ओर से फिर प्रस्ताव आया है। माँ ने बड़े उत्साह के साथ यह बात घर में उठाई थी, पर भैया का रुख देखकर दोबारा कुछ कहने का साहस न बटोर सकी। मई की उस गर्मी में ग्वालियर भट्टी की तरह तप रहा था और एक भट्टी मेरे अंदर जल रही थी, और इस दोहरी आग में मैं राख हुई जा रही थी। 15-20 दिन तक गर्मी की अनवरत शिकायतें करने के बाद वंदना दीदी ने जाने का दिन निश्चय कर ही लिया। हमेशा की तरह माँ ने एक दिन पहले उन्हें खाने पर बुला लिया था। हमेशा की तरह उस दिन भी वे खूब बन-ठन कर आई थी और बाहर वाले कमरे में बैठी माँ और भैया से बतिया रही थी। मैं भीतर रसोई में बैठी भाभी का हाथ बटा रही थी। दीदी की बड़ी बड़ी बातें सुनने की अपेक्षा मुझे तपती हुई रसोई में बैठना मंजूर था। बातें तो खैर वहाँ तक भी सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग होते ही किस्मत वाले हैं, भाभी ने लंबी सांस के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ? वंदना को देखो ना, रूप, विद्या, पैसा, ईश्वर ने सब कुछ जैसे हाथ खोल कर दिया है। सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वंदना दी को देखकर भाभी के मन में हमेशा यही प्रतिक्रिया होती थी। हम उम्र थी दोनों, शादी भी लगभग साथ ही हुई थी। शादी के समय भाभी दीदी से भी सुंदर लगती थी, पर इनकी सारी रौनक अब पता नहीं कहाँ खो गई है। भैया की इतनी अच्छी नौकरी है, पर कभी मन भर पहन ओढ़ भी नहीं सकी। मैं, माँ और विकास, 3 प्राणियों का बोझ जो है उन पर। इस साल विकास डॉक्टर हो जाएगा, तभी कुछ राहत मिलेगी। उसे कहीं नौकरी लग जाएगी तो माँ से कहूँगी कुछ दिन अब उसके पास जाकर रहो। कुछ दिनों तक भैया को अपने परिवार के साथ अकेले रहने का सुख दो। लेकिन मैं जो एक फालतू सामान की तरह घर में पड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए तो कोई पर्याय ही नहीं है। लगा कि रसोई में मेरा दम घुट जाएगा और मैं बाहर आकर बैठ गई। मुझे देखते ही जैसे दीदी को याद आया। फिर आपने क्या तय किया बड़े भैया? भैया कुछ देर तक दीदी की ओर देखते रहे, फिर जैसे उनकी समझ में सब कुछ आ गया। उनका चेहरा तन गया। बड़े ही रूखे अंदाज में बोले, उन लोगों से कह देना वंदना कि अभी मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। दुनिया में और भी लड़के हैं और मैं ढूंढने की सामर्थ्य रखता हूँ। लड़के तो बहुत हैं दुनिया में, पर वे मेरे लिए कहाँ हैं? भैया का यह खोखला आश्वासन मुझे भीतर तक कुरेद गया। मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े भैया मेरे लिए लड़का खोजते खोजते बुढ़ा गए हैं। इस चिंता ने उनके जीवन का सारा रस ही सोख लिया है। दीदी है जवाब लेकर कल चली जाएंगी। फिर शुरू हो जाएगी यही खोज, यही आशंकाएं, वही अस्वीकृतियाँ। दीदी जाने को ही तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत बटोर कर मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा, दीदी अब मेरी वह छुई मुई उम्र तो रही नहीं कि शादी की बात घर वाले ही तय करेंगे। आप मेरे लिए प्रस्ताव लाई हैं और वह मुझे स्वीकार है, बस। भैया फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। बड़ी देर बाद कांपती आवाज में बोले, सीमा इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी तू, या मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा? विश्वास की बात नहीं है भैया, शायद मेरी किस्मत वहीं से जुड़ी है। नहीं तो क्या उनकी पत्नी का स्वर्गवास होता? क्यों वे दीदी के पड़ोस में बसने आते?
और क्यों मैं अब तक कुंवारी बैठी रहती, सूखी हंसी के साथ मैंने कहा। फिर वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी पलकों पर चमकते अश्रुकण उनकी व्यथा को उजागर कर गए। शादी के सपने हर लड़की देखती है और उन सपनों से जुड़ी होती हैं सुहाग रात की मनोरम कल्पनाएं। चांदी की घंटियों सी मधुर, रेशम की लड़ियों सी मादक, चांदनी में नहाई वह रात मेरे सपनों में भी बार बार आई थी। लेकिन यह तो अनुभव से ही जाना कि स्वप्न और सत्य में कितना अंतर होता है। सजे संवरे कमरे में हम दो प्राणी निस्पंद निःशब्द बैठे थे। 5 वर्ष का लंबा समय दोनों के बीच फैला हुआ था। मेरे मन में ढेर सी कड़वाहट थी, उनके मन में शायद दिवंगत पत्नी की स्मृतियां थीं, और नन्ही रूपम, उसे तो भुलाया नहीं जा सकता। घड़ी की सुइयां पल पल आगे बढ़ रही थीं और मुझे लग रहा था हम लोगों के बीच का अंतर प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। उस गहराते हुए मौन को तोड़ने की मैंने ही कोशिश की। सुनिए। उनकी आंखें प्रश्न बनकर मेरे चेहरे पर टक गईं। मेरी पीठ पर सचमुच एक बड़ा सा दाग है, मैंने आखिर कह ही डाला। मुझे मालूम है, शांत स्वर में जवाब आया, लेकिन यह दाग जलने का है, वैसा नहीं है जैसा आप लोग। मुझे मालूम है, वंदना भाभी से मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। और बस फिर एक चुप्पी। दोबारा भी मैंने ही पहल की। यह भेद कहाँ से मिला आपको? उस शुभचिंतक का नाम बतला सकेंगे? क्या आज ही सब कुछ जान लेना जरूरी है? हाँ, मैंने जोर देकर कहा। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अम्मा के पास पत्र आया था। किसका? पता नहीं, मैं तो उन दिनों यहाँ था ही नहीं, लेकिन शायद अम्मा ने फिर किसी को वह पत्र दिखाया नहीं। क्यों? यह तो तय था कि पत्र तुम्हारे परिचितों में से ही किसी का है। वे तुम लोगों के यहाँ कलह नहीं करवाना चाहती थीं। वे तो सिर्फ जानना चाहती थीं कि यह किसी की शरारत है या सच्चाई है। इसलिए उन्होंने दीदी को पर्सनली भेजा था। डॉक्टर लेकर? नहीं, डॉक्टर का आइडिया दीदी का अपना था। बस, या और भी कुछ पूछना है? एक लंबा सा मौन हमारे बीच फिर पसर गया। दीवार घड़ी ने जब 3 बजने की सूचना दी, तब वे उठकर मेरे पास आए और मृदुता से बोले, सीमा, इन बातों को सोचने के लिए जिंदगी पड़ी है, अब सो जाओ। और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। सोचा भी ना था कि इतनी जल्दी एडजस्ट कर लूँगी मैं। शादी के समय सिर्फ भैया को मुक्त कराने का एहसास मन में था। मेरा अपना कोई अरमान, कोई सपना नहीं था। मन में कुछ था तो बस ढेर सी कड़वाहट। लेकिन रूपम की निश्चल हंसी, माँ जी की ममता और अविनाश के सौजन्य ने सारा कलमश धो डाला। दीदी भी 4-8 दिन बनी रहीं, पर उन्होंने एक बार भी अनुभव नहीं होने दिया कि वे हमारे यहाँ किस तरह अपमानित हुई थीं। घर में कोई भी उस प्रसंग की चर्चा तक नहीं करता था। माँ जी मुझे ज़रा भी उदास देखती तो पड़ोस से वंदना दीदी को बुलवा भेजती। अविनाश कभी कभी भावुक होकर कह बैठते, सीमा, इतनी देर दूर क्यों रही मुझसे तुम? उनकी आंखों में प्यार का सैलाब उमड़ पड़ता और मैं उसमें डूब जाती। तब याद ही नहीं रहता कि मुझसे पहले भी कोई था। रूपम की माँ के चले जाने के बाद घर बिखर सा गया था। पुरानी यादों को भूलने के लिए इन लोगों ने घर बदल लिया था, पर इस घर में आकर भी सिर्फ जरूरी सामान बाहर निकला था। कोई उत्साह नहीं था और बहू के बिछोह से माँ जी भी टूट सी गई थी। कुछ प्रकृतिस्थ होने के बाद मैंने घर संवारना शुरू किया और अचानक मुझे लगा कि इस काम के लिए तो मैं बरसों से तरसती रही हूँ। अपना घर सजाना इतना आनंददायक होता है, यह मेरे लिए नया लेकिन सुखद अनुभव था। घर पर माँ और भाभी पर बात बात पर झल्ला पड़ने वाली मैं अब एकदम शांत और हंसमुख हो गई थी। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि सुबह से शाम तक मैं काम करती और मुझे थकान नहीं होती थी। अक्सर माँ जी डांट देती, बेटे से शिकायत भी करती, पर उस शिकायत में प्रशंसा का पुट होता और मैं फूल जाती। उस दिन माँ जी के पुराने कपड़ों का बक्सा खोलकर बैठ गई थी। उनके ज़माने की कामदार साड़ियाँ थीं, असली जरी का काम था उन पर। रूपम की मम्मी को उतने भड़कीले कपड़े पसंद नहीं आते थे, इसलिए वे वैसी ही अनछुई रह गई थीं। माँ जी की इच्छा थी कि मैं अपनी पसंद की 2-4 साड़ियाँ निकाल लूँ और कभी कभार पहना करूँ। साड़ियाँ सचमुच भारी, वज़न में भी भारी थीं। फिर भी मैंने सोचा माँ जी का मन तो रखना ही चाहिए। 3-4 साड़ियाँ मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग से निकाल कर रख लीं। फिर सोचा लगे हाथ बक्सा भी जमा ही दूँ। सारे कपड़े बाहर निकालकर नीचे बिछा हुआ पुराना अखबार भी निकालने ही जा रही थी कि एक लिफाफा टप से नीचे गिरा। मैंने उसे उलट पुलट कर देखा, माँ जी का ही नाम था।
अक्षर पहचाने से लगे, इसलिए इधर उधर देखकर मैंने चुपके से भीतर वाला कागज निकाल लिया। मुश्किल से एक वाक्य था, लड़की की पीठ पर बड़ा सा दाग है। लड़की का ल बड़ी देर तक मेरा मुंह चढ़ाता रहा और फिर जैसे सब कुछ एकदम साफ हो गया। लड़की के स्थान पर मुझे ललिता नजर आने लगा और ललिता मेरी भाभी का नाम है। ल शब्द वह बहुत इत्मीनान से लिखती हैं, जो उनके पत्र में अलग से ही चमकता है। इन अक्षरों की तो एक एक रेखा मेरी पहचानी हुई है। तो क्या यह पत्र मेरी स्नेहमयी सुशीला भाभी ने लिखा है? क्या मिला उन्हें मेरे जीवन के बहुमूल्य 5 वर्ष छीनकर? शादी तो हुई और वहीं हुई, पर उसमें वह स्वाद कहाँ रहा। मुझे वह सारा मनस्ताप, लज्जा और लांछन याद आए और लगा मेरी सारी शक्ति किसी ने छीन ली है। दुख और रोष से हृदय धू धू जल उठा और मैं घुटने में सिर दिए वहीं बैठी रही। माँ जी दौड़ी हुई आई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ नहीं, आपकी साड़ियाँ देखकर मुझे माँ की याद आ गई। मैंने बात बनाई। असल में तू थक गई है, जा लेट जा जाकर। उन्होंने ममता भरा आदेश दिया और खुद कपड़े तहाने बैठ गईं। अपने कमरे में लेटी मैं सोच रही थी कि अभी आकर वे मुझसे लिफाफे के लिए पूछेंगी, पर शायद उन्हें भी भूल गई थी वे बातें, नहीं तो इतने दिनों तक अखबार की तहों में वह पड़ा न रहता। कुछ देर बाद वे मेरे लिए चाय बनाकर लाईं तो मेरा मन कृतज्ञता से भर उठा। माँ जी, 4-8 दिन के लिए मैं लश्कर हुआ हूँ। माँ की बहुत याद आ रही है। मैंने हौले से पूछा। क्यों नहीं बेटा, मैं तो खुद कहने वाली थी। राखी पर भी ना गई थी। उन लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। दूसरे ही दिन सुबह इन्होंने मुझे पंजाब मेल में चढ़ा दिया। माँ जी तो अकेले भेज ही नहीं रही थी, फिर मैंने ही जिद करके इन्हें साथ नहीं आने दिया। मैं कोई खुशी बटोरने के लिए वहाँ नहीं जा रही थी, मैं तो भाभी से जवाब तलब करने जा रही थी। वहाँ इनकी उपस्थिति मुझे संकोच में ही डाल देती। 3 महीने बाद ही लौटी थी, फिर भी शहर कैसा नया नया और अपना सा लग रहा था। हर चौराहा, हर पार्क, हर मूर्ति मैं यूं घूम घूम कर देख रही थी जैसे बरसों बाद देख रही हूँ। अपना घर दूर से देखते मन जैसे उछल पड़ने को हुआ। तांगा रुका भी नहीं था और मैं कूद कर उतर गई, इतनी बेसब्री हो रही थी। मुझे दरवाजे पर देखकर पहले तो भाभी को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर एकदम मुझसे लिपट कर रोने लगी। आंसू तो मेरे भी निकल आए थे, पर मैंने अंदर ही अंदर सोख लिए। मन एकदम पत्थर कर लिया। पिंटू और निम्मी पता नहीं कहाँ से मेरी आहट पाकर आ गए और खुशी से किलकते हुए मुझसे झूल गए। बड़ी मुश्किल से डांट डपट कर भाभी ने उन्हें अलग किया, तब कहीं जाकर मैं हाथ मुंह धो सकी। बड़ी राहत हुई यह सोचकर कि माँ जी ने साथ में इतना कुछ रख दिया था, नहीं तो मैं कितने ताव में चली थी कि खाली हाथ ही चली आती। बच्चों के सामने कितनी ग्लानि होती तब। पिंटू दौड़कर मंदिर गया और माँ को खबर दे आया। माँ आई तो अपने साथ पूरी भजन मंडली लेती आई। फिर तो शाम तक घर में खूब शोर शराबा होता रहा। पता नहीं कितने कप तो चाय बन गई। भैया बैंक से लौटे तब जाकर वह भीड़ छटी। मुझे देखकर हर्ष और आश्चर्य से भैया ऐसे विह्वल हो गए कि बड़ी देर तक कुछ बोल ही न सके। बस पास में लेकर बालों पर, सिर पर हाथ फेरते रहे। खुश तो है ना तू? बस इतना पूछा और उनका गला भराया। माँ, भैया बीमार हैं क्या? कितने दुबले लग रहे हैं, मैंने माँ से पूछा। बीमार क्या है, तेरा दुख उसे खाए जा रहा है। मेरा दुख? और क्या, कहता है एक ही बहन थी, उसी भी ठीक से नहीं ब्याह सका। तू राखी पर नहीं आई तो यही समझ लिया कि नाराज है। भैया तो पता नहीं क्या सोच लेते हैं। रात भाभी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर मैं माँ की गोद में सिर रखकर लेटी थी। पिंटू निम्मी मेरे अगल बगल लेटे थे। माँ मुझे धीरे धीरे थपके आते हुए ससुराल के हालचाल पूछ रही थी। बच्चों को डबल डेकर, चिड़ियाघर, लाल किला और कुतुब मीनार के संबंध में जानने की उत्सुकता थी। भाभी रसोई समेटते हुए गुनगुना रही थीं और उनकी आवाज़ बर्तनों की खनक के साथ मिलकर अजीब सा संगीत सृष्टि कर रही थी। सड़क पर विकास अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उन लोगों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। भैया अपना फेवरेट माता कालिका गाते हुए समाचार सुन रहे थे। पास पड़ोस से ऐसी ही परिचित आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और एकाएक मेरे मन ने स्वीकार किया कि सारे सुख साधनों के बीच भी मेरा मन इस परिचित माहौल के लिए, इस छोटे से घर के लिए, अपनों के सामीप्य के लिए तरसता रहा है। प्रतिपल यहाँ की याद मुझे सालती रही थी, जिसे मैं जानबूझकर अनदेखा कर जाती थी। यही मन हो रहा था कि अनंत काल तक इसी तरह माँ की गोद में लेटी रहूं। उनका ममता भरा हाथ
मुझे थपकियां देता रहे। पिंटू और निम्मी इसी तरह बाहों के घेरे में मुझे बांधे रहें। भाभी इसी तरह गुनगुनाती रहें। लता, भैया ने आवाज़ दी, 4-6 कटोरियां लेकर इधर आना ज़रा। कटोरियों का क्या करेंगे भैया, मैंने सोचा, लेकिन अधिक देर तक सोचना नहीं पड़ा। भाभी ट्रे लिए आ खड़ी हुई। सीमा उठो, कुल्फ़ी खाओ। कुल्फ़ी इतनी रात में? अभी 9 ही तो बजे हैं। बस उठो, चटपट शुरू हो जाओ अब। आज भैया तुम्हारे टॉप मूड में हैं। तुम्हारे लिए विकास को भेजकर स्पेशल पान मंगवाए गए हैं। सच, मैं तो शर्म से गड़ ही गई। बहू ठीक ही कह रही है। कितने दिनों बाद आज उसके चेहरे पर रौनक नजर आई है, माँ ने कहा। और आज कितने दिनों बाद लता कहकर आवाज़ दी है, यह तो पूछो, भाभी ने फुसफुसाकर कहा और रसोई की ओर भाग गई। बुआ तुम यहीं रह जाना, अब तुम रहती हो तो अच्छा लगता है, बच्चों ने भोलेपन से कहा। घर में जैसे उत्सव का वातावरण छा गया था, उससे वे भी अभिभूत हो गए थे। यह आनंद का उद्रेक मेरे ही कारण है, यह जानकर अच्छा लग रहा था। कुल्फ़ी खाने के लिए भैया भी भीतर चले आए और हम रात 1 बजे तक बैठे बतियाते रहे। पता नहीं कितनी बातें, कितने समाचार इस बीच इकट्ठा हो गए थे। विकास भी दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए नहीं गया। बच्चे काफ़ी देर तक जागते रहे, फिर गुड़ी मुड़ी होकर वहीं सो गए। सारा परिवार उस छोटे से कमरे में सिमट आया था। दिन भर मुझे इसी अवसर की प्रतीक्षा थी और अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। खटिया के नीचे सूटकेस में भाभी का लिखा वह पुर्जा बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। क्षण भर में सारा वातावरण चटकाकर चूर चूर कर देने की ताकत उसमें थी, लेकिन लगा यह अन्याय मुझसे नहीं होगा। जीवन भर के लिए भैया की हंसी, पारिवारिक सुख शांति छीनने का पाप मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ को जिंदगी भर के लिए एक नया दुख मैं नहीं दे पाऊंगी। भाभी का अपराध सचमुच बड़ा है, पर उन्हें दंड देकर क्या मेरे जीवन के बहुमूल्य वर्ष लौटाए जा सकेंगे? फिर इस आयोजन से फायदा? अब आप लोग सोइए भी, देख नहीं रहे उसकी आंखें झपक रही हैं, भाभी ने कहा। तब जाकर सभा बर्खास्त हुई। बेचारी रात भर जागी भी तो होगी, निम्मी को उठाते हुए भाभी ने फुसफुसाकर कहा तो मेरा मुंह शर्म से लाल हो आया। वे पिंटू को जगाने के लिए आई तो मैंने कहा, रहने दो इसे यहीं, आज आपके साहब भी तो टॉप मूड में हैं। बदतमीज, दिल्ली जाकर यही सब सीखा है, उन्होंने चिकोटी काटते हुए कहा और कमरे में भाग गई। भैया की खुशी की किरणें उनके चेहरे पर भी जगमगा गई थीं। उनकी खनकती हंसी देर तक कानों में गूंजती रही और मैं सोचती रही थी, क्या यह सब सच है या सपना देख रही हूँ? मन जैसे चीख चीख कर पूछ रहा था, भाभी क्या सचमुच तुम्हें मेरे आने से खुशी हुई है, या तुम्हारा यह स्नेहमयी रूप भी एक छलावा है? एक क्षणिक आवेश में ही तुम वह पागलपन कर बैठी थी, या वह भी एक सुनियोजित षड्यंत्र ही था? मुझ जैसी अत्यंत साधारण लड़की को इतना अच्छा घर वर मिलते देख कई लोगों को ईर्ष्या हुई थी। क्या तुम भी उनमें से थी, या कर्ज की मोटी रकम तुम्हें बौखला गई थी? अपनी करनी पर सचमुच तुम्हें कभी पश्चाताप हुआ था, या अपनी सफलता पर तुम खुश होती रही हो? इन अनगिनती प्रश्नों के उत्तर जानने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इन्हें जबान पर नहीं लाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं सही। मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दम से मेरे भाई का संसार है और भाई के सहारे ही माँ की रही सही जिंदगी है। कभी कभार माँ की गोद में सिर छिपाने के लिए मुझे जगह चाहिए। भाई की छाया में कुछ क्षण सुख चैन से जीने का अधिकार मुझे चाहिए। इसीलिए तो तुम्हें क्षमा कर दिया है। तो साथियों, यह थी मालती जोशी जी की कहानी क्षमा। कहानी का प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा।